कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए भाई। मेन देखा जाता है तो दो सबसे बड़े थे, एक सती प्रथा का लाना और एक रीमैरिज एक्ट लाना, दो सबसे बड़े थे। इसके अलावा भी था वो सी वाला, क्रॉस करने वाला भी था, वो तीन, यही तीन सबसे बड़े हो रहे हैं। जो सी को क्रॉस करके सोल्जर्स अगर जाएगा तो कहा जाता है सोल्जर्स का जो रिलीजन है वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी आगे होगा क्या सब, ये सब छोटी छोटी चिंगारियां हैं बस, और जब सिपाही रेवोल्यूशन करेंगे तो वही चिंगारी मिलके आग बनेगा बस। ये छोटे छोटी चिंगारियां हैं जो धीरे धीरे जल रही हैं। बताया जा रहा है पीजेंट नाराज है, फार्मर नाराज है, यहाँ कुछ लोग और नाराज हो गए हैं। अभी जब इन्हें सिपाही का सपोर्ट मिलेगा तो यही आग बनेगा। ये छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो भारत के हर एक कोने में जल रही हैं बस। क्लियर? और नहीं कुछ छोटा वटा रहेंगे, टेबल चेयर। कोई और प्रॉब्लम है? आगे बढ़ाऊं? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए बाबू, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। देखते हैं कुछ लोगों के, टू गेट ए ग्लिम्पस ऑफ व्हाट पीपल वेयर थिंकिंग दोज डे अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स नंबर 1 एंड सोर्स नंबर 2। आप ये सोर्स नंबर 1 और 2 पढ़ लीजिएगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे। दोनों में बस इतना समझाने का पर्पज है कि एक सोर्स में जहां फार्मर और पीजेंट नाराज हैं ब्रिटिश से, क्यों नाराज हैं? क्योंकि उन पे जबरदस्ती का टैक्सेशन लगाया जा रहा है, साथ ही साथ उनसे मनमाफिक प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, जिस तरह का इरिगेशन चाहते हैं उस तरह का। क्लियर? दूसरे सोर्स में बताया गया है केवल यही लोग नहीं बल्कि किंग्स जो है वो भी परेशान है, आर्टिकल्स जो है वो भी परेशान है, साथ ही कुछ जो रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं वो भी परेशान है। तो सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 ये आपको खुद पढ़ना है। क्लियर? पढ़ लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हुआ तो मैं फिर इसको समझा दूंगा। ठीक, मैं आपको हेडिंग पढ़ा रहा हूं, ए म्यूटिनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रेवोल्यूशन। किस प्रकार एक विद्रोह आपका फ्रीडम फाइट बना है। क्लियर? हमेशा याद रखिए रेवोल्यूशन और फ्रीडम फाइट में डिफरेंस होता है। जिसे आप कहते हो क्रांति हो गई, क्रांति हो गई, क्रांति विद्रोह नहीं होता। ठीक है, यानी फाइट जो आप फ्रीडम के लिए जो फाइट लड़ रहे हैं वो कभी रेवोल्यूशन नहीं होता, वो क्रांति होती है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। दोनों में यह डिफरेंस होता है, रेवोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें कम लोग पार्टिसिपेट करें। क्लियर? जैसे पता चला इंडिया में, चलो पंजाब में कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, मेरठ में कुछ, यूपी में कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, गुजरात में, यानी 3 स्टेट के लोग किसी प्रकार का रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, जब रेवोल्यूशन पूरे भारत के लोग करें तो उसे फ्रीडम फाइट कहते हैं। समझ में आ गया? रेवोल्यूशन में क्या होता है, तख्ता भी नहीं पलटता। जैसे 3 स्टेट वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाइए हटाइए हटाइए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, तो वो रेवोल्यूशन है, यानी उसमें तख्ता पलट हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन फ्रीडम फाइट में तख्ता पलट होना ही चाहिए, यानी मोदी जी गए और राहुल गांधी जी आ गए। सब ऊपर से गया? 2 पॉइंट ध्यान में रहेगा। रेवोल्यूशन में क्या होता है, कुछ ही लोग रेवोल्यूशन करते हैं, कुछ वर्क करेगा, साथ ही साथ उसमें तख्ता पलट यानी जो पोस्ट है वो चेंज नहीं होता। फ्रीडम फाइट क्या है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो 1857 जो है ये वर्ल्ड के अनुसार यानी वर्ल्ड हिस्टोरियन के अनुसार ये रेवोल्यूशन है, कोई फ्रीडम फाइट नहीं है। लेकिन इंडियन हिस्टोरियन के अनुसार ये फ्रीडम फाइट है। ठीक, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा अरे वर्ल्ड तुम मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम इन मुट्ठी भर लोगों ने यह बताया तो सही कि जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो इन ब्रिटेन को यहां से भागना होगा, इसीलिए यही हमारा पहला फ्रीडम फाइट है। सब ऊपर से गया? वर्ल्ड में पूछेगा तो बोलना रेवोल्यूशन है, इंडियन हिस्टोरियन के अनुसार पूछेगा तो हमेशा बताइएगा ये आपका फ्रीडम फाइट है। ध्यान में रहेगा ये सारे पॉइंट? क्लियर है सब कुछ? चलिए, तो आपका जो एक सेना का एक छोटा सा विद्रोह था, म्यूटिनी मींस क्या होता है, सैनिक विद्रोह, जो एक छोटा सा विद्रोह था, ये कैसे आपकी इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशन बन गया, एक अच्छा खासा फ्रीडम फाइट बन गया, इस हेडिंग में हम उस पॉइंट को देखेंगे। क्लियर वन?
समझ गए रेवोल्यूशन और क्रांति में क्या डिफरेंस है? 2 पॉइंट ध्यान में रहेगा, क्वेश्चंस बना दूंगा, याद रखना, बाद में ये मत करना कि मास्टर पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. लोग जो राजा यहां राजा रानी थे उनके क्या किया, आपने पावर ब्रिटिश ने छीन लिया। जब आपने उनका पावर छीन लिया तो आपके प्लान में और उस किंग के प्लान में एक तरह का कंट्राडिक्ट देखने को मिल रहा है। किंग्स चाह रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए, ब्रिटिश कह रहा है नहीं नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुझे मतलब केवल और केवल रेवेन्यू से है। इस तरह उन राजाओं के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक प्रकार का कंट्राडिक्ट देखने को मिल रहा है। पंखे क्यों नहीं चलाया? कहाँ है स्विच? अरे यार एक जाओ। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे वाली लाइन। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. कुछ लोगों का यह मानना था कि हमारा जो इनमी है वो एक ही है, यानी ब्रिटिश है। अब उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में हम जरूर रेवोल्यूशन करेंगे और रेवोल्यूशन एक ही टाइम पे सभी लोग करेंगे। क्लियर? क्योंकि आप अकेले कभी ब्रिटिशर से नहीं जीत सकते, इसलिए बहुत जरूरी है आपके बीच में यूनिटी का होना, तभी आप इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर से टकरा सकते हैं। तो कुछ लोग का यह मानना था कि जिस दिन सिपाही मुझे सपोर्ट कर देगा उस दिन हम मिलके इस ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक प्रकार का रेवोल्यूशन करेंगे। क्या हुआ? पीजेंट फार्मर्स ही होते हैं, वही है, लेकिन अब पीजेंट जो फार्मर्स होता है वो 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाला होता है, उसे भी हम फार्मर कहते हैं। पीजेंट जो होते हैं वो 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर के मालिक होते हैं, उन्हें हम पीजेंट कहते हैं, यानी उनसे थोड़ा सा संपन्न थे। इसीलिए ना फार्मर्स की 3 कैटेगरी है, स्मॉल फार्मर, मीडियम और लार्ज। आगे पढ़ाया जाएगा, बहुत दूर है, ठीक है। आगे बढ़ू, इधर ध्यान दो, उधर ध्यान ही मत दो ना। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display their confidence to turn the situation around. इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दिया। यानी महारानी लक्ष्मीबाई जा रही हैं नाना साहब से मिलने, नाना साहब जा रहे हैं बहादुर शाह जफर से मिलने कि आपको किस प्रकार की परेशानी है और किससे परेशानी है। अगर हमारी थिंकिंग एक जैसी बनेगी तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक साथ मिलकर इस ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में कोई ना कोई रेवोल्यूशन जरूर करेंगे। क्लियर? बस इन्हें वेट है केवल सोल्जर्स का, क्योंकि झांसी की रानी आप भी जानती हैं और नाना साहब भी जानते हैं कि ब्रिटिश के आर्मी के सामने खड़ा होकर लड़ना इतना आसान नहीं है। चाहिए इन्हें बस एक सिपाही रेवोल्यूशन, उसके बाद ये मिलकर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर वन? Such a situation developed in the northern part of India 1857. 1857 में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में इस तरह के रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट देखने को मिलने लगा। क्लियर? After 100 years of conquest and administration, the British East India Company faced a massive revolution that started in May 1857 and threatened the company very presence in India. पिछले 100 सालों से राज कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके सामने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला 1857 का, जो मई के महीने में स्टार्ट हुआ है आपके मेरठ से। क्लियर? हमेशा याद रखना, रेवोल्यूशन जरूर मई में स्टार्ट हुआ, मई 1857, डेट नोट रखना, 11 मई है, इसी दिन आपके रेवोल्यूशन की स्टार्ट है। लेकिन सच तो यह है सिपाही की बीच में चिंगारी 24 फरवरी 1857 को ही लगी थी। ठीक, इसमें सबसे पहले आग लगी है 19 इन्फेंट्री में। कहां है? बरहमपुर, BRHMPUR। कहां है? बंगाल में। ये छोटा था, चिंगारी थी। इस चिंगारी को थोड़ा आग बनाया मंगल पांडे ने 24 मार्च 1857 को। ये सब डेटवा पूछूंगा, एक भी बुक में है नहीं लेकिन सब पूछूंगा। तो हम बोला मास्टर वो पढ़ाई पे नहीं किया। 24 मार्च
बाबू राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, किसी तरह समझ लीजिए, वॉइस को सुनिए। 24 मार्च 1857 में लिखे हैं। ये मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया है, टू हैंग टिल डेथ। हैंगिंग किया गया इन्हें नदियां ग्राम में, NADIYA, नदियां विलेज में। सब पूछूंगा छटका छटका, ये सब एक बुक में नहीं मिलेगा। 8 अप्रैल 1857 की ही बात हो रही है, ईयर वाला मत पूछो, नहीं दौड़ा के मारूंगा, डेट वाला पूछो। सब 1857 में पूछ रहा आगो लो, क्या है? बरहमपुर है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, बरहमपुर ये एरिया है। जैसे मेरा एरिया गोरखपुर, यूपी में तो गोरखपुर है ना। अरे यही तो विद्रोह किया था, रेवोल्यूशन किया था, बरहमपुर में ये रेवोल्यूशन हुआ है 24 फेब को। 19 इन्फेंट्री जो बटालियन का नाम है, वो नाम है 19वीं इन्फेंट्री, बरहमपुर की थी, बंगाल की। क्लियर? फिर हाँ, अभी मंगल पांडे रेवोल्यूशन किए थे। कहाँ? मंगल पांडे केवल 200 आर्मी थे ही, मंगल पांडे में केवल 200 आर्मी थे। लेकिन मंगल पांडे को जब फांसी पे ले जाया गया तो आपको पता होना चाहिए, सुन लो, 5 अप्रैल को मंगल पांडे अरेस्ट हुए थे और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई थी। फांसी देना उतना टफ नहीं था जितना ये 4 दिन उनके जेल में गुजारना टफ था। क्लियर? क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, नहीं गोली नहीं लगी थी, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और कहा जाता है जेल में जब ये बंद थे 4 दिन तो इनके साथ बिल्कुल वो राक्षसों जैसा बिहेव किया गया। क्लियर? बहुत इन्हें मारा गया, कहा जाता है इनकी हड्डी, हाथ पैर की, कमर के पूरे बैकबोन वगैरह सब तोड़ दिए गए थे। जब इन्हें फांसी पे लाया जा रहा था तो किसी तरह घसीट के लाया जा रहा था। क्लियर? फिर क्या किए, सब घसीट के ले आए, बस सीढ़ी के पास छोड़ दिए, सीढ़ी पे चढ़ के जाना था ना। जैसे लॉर्ड कैनिंग का प्लान था कि इन 200 वाले जो कर रहे हैं इसमें सबको मार देना हैविट, लेकिन ये बताओ इनको लीड कौन कर रहा है। तो हैविट ने कहा इनको लीड कोई मंगल पांडे नामक लीडर कर रहा है। उस कैनिंग ने कहा 199 को तो गोली मारना, लेकिन मंगल पांडे को गोली मत मारना, इसे जिंदा लाना, क्योंकि मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा कि इंडिया में कभी कोई रेवोल्यूशन करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। क्लियर? ये प्लान था कैनिंग का। गोली 199 लोगों को मारी गई थी, लेकिन मंगल पांडे को इन्होंने जिंदा पकड़ा। कहा जाता है मंगल पांडे सुसाइड करने वाले थे, लेकिन उससे पहले इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था मंगल पांडे को। मंगल पांडे जानते थे जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया जाएगा सबसे बड़ी मौत मरेंगे। क्लियर? क्योंकि जेल में अगर क्या बोलते हैं उसको, रिमांड पे लेना, सॉरी, अगर रिमांड पे अगर कोई ले ले किसी कैदी को तो समझिए उसके नरक की जिंदगी शुरू हो गई, क्योंकि उस रिमांड में आपको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं सब। क्लियर? इसलिए जब कोई चोर और पकड़ाता है तो जज अगर उसे मतलब कोई सजा देने जाता है तो वकील के पुलिस वाले कहते हैं मुझे 1 दिन रिमांड पे दीजिए, तो वो चिल्ला के कहता है मुझे फांसी पे लटका देना लेकिन रिमांड पे मत देना, क्योंकि वो जानता है वो रिमांड उसके लिए सबसे बड़ी मौत है। क्लियर? बाबू मंगल पांडे को 4 दिन रखा गया है रिमांड पे, 4 दिन, बहुत बड़ी बात है। 96 आवर केवल और केवल इन्हें मारा गया है। बैकबोन, हाथ पैर सब हड्डियां तोड़ दिए थे, घसीट के सब लाए थे। कैनिंग ने सोचा था कि मंगल पांडे को मैं विलेज के बीचों बीच फांसी दूंगा जिससे पूरा बंगाल देखेगा और शायद कोई रेवोल्यूशन आगे नहीं होगा। क्लियर? तो इनको पकड़ के लाया गया, कहा गया वही सीढ़ी पे इन्हें छोड़ दिया गया कि खुद जाओ अपने से। ठीक है? उन्होंने सोचा था मंगल पांडे को मैं फांसी दूंगा तो मंगल पांडे गिड़गिड़ाएगा कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन मंगल पांडे अलग ही इंसान है। वो कहा जाता है टूटे हुए हड्डियों के साथ खड़े हुए हैं और किसी तरह उस फांसी के फंदे पर पहुंचे हैं। चेहरे पे कहते हैं गजब का तेज था इनके, उस चेहरे पे डर दिख ही नहीं रहा था। जो पब्लिक हजारों इनको देख रही थी उनके मन में एक प्रकार का उबाल था कि देखो ये इंसान हमारे लिए मर रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही उबाल कभी आग बनेगा। क्लियर? मंगल पांडे ने, कहा जाता है, अपने हाथ से फांसी को अपने गले में लगाया और वो मास्क लगाते हैं ना, ये रूल है, मास्क लगाया, इन्हें खुले में फांसी दी गई।
फांसी देने से पहले बस उन्होंने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा हम ब्रिटिशर्स के लिए अब तक मरते थे, वो जो कहते थे हम करते थे। इंडियंस को मारने के लिए कहते थे, हम इंडियंस को ही मारते थे, अपने भाई बहन को मारते थे। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स अब हमारे घर में घुसकर हमें झांकते हैं, और वो चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉब कर रहे हो तो अपने ऑफिस में देखो, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। अब बहुत हुआ, हमारा धर्म सर्वोपरि है और हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप फांसी पे तो लटक गए, लेकिन आपकी आवाज उड़ते उड़ते पहुंच गई है मेरठ में, और मेरठ में बैठा है एक बहुत बड़ा ऑफिसर। नाम है उसका बाबू, क्या नाम है? किसने स्टार्ट किया ये रेवोल्यूशन? नहीं, नाना साहब ही नहीं, माउंटेन है, नाम कभी सुना नहीं होगा, बताया था एक बार मैं। नाम क्या था? क्या नाम था? हा? नाम मैं क्या नाम बताया हूं एक बार? बैरम खान, BAIRAM। अफसोस बात है 1857 इतना बड़ा फ्रीडम फाइट था, लेकिन उसमें बैरम खान का ही नाम गायब कर दिया गया। रीजन मात्र एक, बहुत बड़ा वायलेंस वाला इंसान था, बहुत वायलेंस किया। जिस दिन अंग्रेजों से मिलता था, अंग्रेजों को ऑन द स्पॉट गोली मारता था, मुंडी काट के अलग कर देता था। ठीक है, जिहाद बोला था इसी बैरम खान ने, आतंक फैला दिया था। कहा जाता है बैरम खान के नाम से अंग्रेज भागते थे। कोई बता दिया बैरम खान आ रहा है तो अंग्रेजों सब भाग जाते थे वहां से। इसीलिए कैनिंग ने कहा मारना नहीं पकड़ना, खतरनाक मौत दूंगा। जिस दिन पकड़ा गया बाबू, शरीर को काटा नहीं गया। एक काटना होता है, एक रेतना होता है, समझ में आया ना? रेतना जो पटली वटली करते हैं, तो उसी से इनके शरीर के 5 टुकड़े किए गए थे, और 5 टुकड़ा बंगाल के चारों कोनों में टांग दिया गया था। खूंखार मौत। अंग्रेज मारे चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत ही खूंखार मौत मारे हो, उसको हम भूल नहीं सकते। आपने मारा है हमारे लाखों भाई बहनों को, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस रेवोल्यूशन में फार्मर्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, फार्मर्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जब हम लोग रेवोल्यूशन किए, हम लोग मीन्स जो रहे हो, हम लोग कहीं का करेंगे, ठीक, पता चले IRS में रेवोल्यूशन कर दिया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी नाम भी है, ठीक है, फिलहाल तो फार्मर्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। तो हमने बस इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि हम गए और उनसे कहें फार्मर्स हम इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर अंग्रेज आएंगे तो बताना मत हम इधर से गए थे। फार्मर्स ने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई, इंडियंस तो इतना तो कर ही सकते हैं। वो हम लोग चले गए उधर से, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा अरे फार्मर्स देखा है क्या, कौन गया है रेवोल्यूशनरी यहाँ पे? गाँव वाले कहा नहीं, कितना भाई इंडियंस से थोड़ी फीलिंग तो रहेगी इंडियंस में। बोला नहीं नहीं सर, इधर से कोई नहीं गया है। अंग्रेज कहता है होशियार बहुत है, इंडियंस है ना, कहीं फेवर जरूर कर रहा है, जरूर इधर से गए होंगे, चलो देखते हैं। आगे बढ़े, रेवोल्यूशनरी मिले, उनसे लड़ाई किया और अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। फिर वो अंग्रेज वापस आते थे, बोलते थे तुमने तो कहा था इधर से नहीं गए हैं, उधर ही तो मिले हैं, अब करे तो क्या गांव वाले? अंग्रेज बोलते थे पूरे गांव को घेर लो, आग लगा दो हर एक घर में। क्लियर? जो औरतें अपने बच्चों को लेकर भागती थी कम से कम आग से बच जाए, अंग्रेज उनके बच्चों को छीन छीन कर उसी आग में फेंकते थे। जो ओमेंस थे, जो मेंस थे, उन सब को जलते हुए आग में फेंक दिया गया। मरे हैं लाखों लोग। अफसोस इस बात का है कि उसमें से आधे से ज्यादा बेकसूर थे, छोटे बच्चे और औरतें थी। कहानी समाप्त हुई, समझ में आया? तो ये रहा, ये रेवोल्यूशन है। तो डेट सारा ध्यान में रखिएगा, ये सारा डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मैं सेट किया तो जरूर क्वेश्चंस रखूंगा। आगे बढ़ूं? सब एक एक नंबर के ऑप्शन का नहीं, ऑप्शनल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अरे अभी बनेगा यार हाफ ईयरली का, तब अरे हाफ ईयरली बहुत दूर है शिवम जी। तो एक्साइटेड हो गया लग रहा है, कल ही पेपर है। अरे आगे देखा जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? डेट सारा नोट कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं? याद रखिएगा मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई है? नदिया में, विलेज है, कहाँ है? बंगाल में। मंगल पांडे किस बटालियन के थे? बरहमपुर के ही थे, ये भी बरहमपुर के ही थे, लेकिन 34 बटालियन। कौन सी बटालियन? याद रहेगा, नोट कर लो भैया, नोट करना हो। छापने में तेज हो ही, छापो छापो।
मिटा दो ना, लिख लिया ना। अरे आगे पढ़ाने जा रहा हूं, आगे देखिए कहां पे पहुंचा था। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट, ये तो हो गया ठीक। नेक्स्ट पैरा, सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न, ये भी तो हो गया। कहां तक पहुंचा, मई 1857 एंड थ्रेंड द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, यहां तक हो गया। आगे बढ़ू, सिपाही mutinied in several places beginning from Meerut and a large number of people from different sections of society rose up revolution। आपको पता होना चाहिए, मैं स्टोरी बता दिया, ऐसे हर एक एक जगह पे छोटे छोटे रेवोल्यूशन होने स्टार्ट हो गए और ये रेवोल्यूशनरी मिलकर एक दूसरे से सब पहुंच रहे हैं मेरठ, क्योंकि मेरठ में इन्हें बुला रहा है बैरम खान एक साथ इकट्ठा करने के लिए। क्लियर, इसमें कोई स्टोरी नहीं दी है, लेकिन मैं आपको सारी स्टोरी बता दिया था, पहले भी बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, याद है ना। आगे मैं बढ़ू, इसमें तो डायरेक्ट मई में एंट्री कर दिया, लेकिन मैं बीच की स्टोरी आपको बता दिया हूं। क्लियर है, हाँ हो गया। डिफरेंट सम रिग्रेट एट द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कोलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतनी बड़ी सेना 19th सेंचुरी में एक साथ इकट्ठा होना, इतनी बड़ी बटालियन पूरे वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिली थी। पहुंचे थे करीबन 5 लाख सोल्जर, याद रखिएगा, सबसे बड़ी सेना 19th सेंचुरी की, पहली 19th सेंचुरी की ये सबसे बड़ी आर्मी हुई जो कलेक्ट हुई है मेरठ में, और इनको लीड कर रहा है बाबू बैरम खान, जो चीफ मिनिस्टर बन चुका है आपके बहादुर शाह जफर का, यानी मुगलों का ये सेनापति बन चुका है, नाम है बैरम खान, और इसने बना दिया है बहादुर शाह जफर को पूरे इंडिया का एम्परर, बादशाह। क्लियर, इसने कहा अब कोई गुलामी नहीं किसी अंग्रेज की, आज के बाद अब इंडिया पे केवल एक ही राजा रहेगा और वो राजा है बहादुर शाह जफर, और मैं रहूंगा उसका सेनापति। सभी लोग इकट्ठे हो जाए जो अंग्रेजों से नाराज है, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है। ठीक, पूछिए शिवम जी। बहुत डरपोक नहीं थे। देखिए, जब अपनी ताकत कमजोर हो ना तो पहलवान से कभी नहीं लड़ना चाहिए। अब WWF का पहलवान तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करोगे, भागोगे ही। अब ये कह देना शिवम कमजोर है तो अच्छी बात नहीं है, तो वही है, जब सामने शेर हो तो डर के ही रहना जरूरी है, बस वही हुआ। जिस दिन मेरे पास भी तुम्हारी कितनी आर्मी होंगी, तुमसे थोड़ी सी भी कम होगी, तब भी हम तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सबसे एम्बिशियस आर्मी इंडिया की है, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे जुझारू आर्मी इंडिया की है। यही कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने खुद हाथ जोड़कर बोले था, इंडिया तुम हमारी तरफ से वार करो, क्योंकि वह जानता था इंडियन आर्मी कौन है। गोली लगने के बावजूद हम लड़ते रहते हैं, अभी भी एकदम है, अभी तो और है, अब तो और है, हमारे गोली लगने के बावजूद हमारे सोल्जर्स अच्छा खासा लड़ते हैं। ये अलग बात है कि हम घर पे बैठकर उन्हीं को गाली देकर आराम से चाय पीते हैं। ठीक है, कैसा बॉर्डर पे खड़ा है, पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, अरे ये देखो वो बॉर्डर पे खड़ा है, यही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत है। ठीक, आर्मी के लोग बैठे रहते हैं गड्ढे में, अगल बगल बम गिरता है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और हम घर में बैठ के आराम से पनीर खाते हैं। ठीक है, तो वो है। आगे बढ़ू, कहां पे पहुंचा, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। देख लो बाबू, ऑन 29 मार्च 1857 ये यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। 29 मार्च को वो रेवोल्यूशन किए थे, याद रखिएगा, हैंग हुए थे 8 अप्रैल को, ये डेट सही कर लेना, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये डेट गलत है, 29 मार्च नहीं, 24 मार्च है, 24 इसे कर लो, 24 मार्च को ये रेवोल्यूशन किए थे, ठीक है, और हैंग हुए थे 8 अप्रैल को। ठीक, 29 मार्च को लिखा है कि हैंग अप हो गए थे, नहीं 29 मार्च को वो गलत है, वैसे तो कहना सही कर लो, 24 मार्च को उन्होंने रेवोल्यूशन किया और 8 अप्रैल को हैंग अप हुए थे, यही सही कर लेना, यही सही है, वो गलत है उसमें 24 मार्च। अब इसमें 29 दिया है, कुछ पुस्तकों में 20, मतलब जो भी दिया हो यार, मेरे में भी तो 29 दिया है, लेकिन मुझे पता है 1857 रेवोल्यूशन, वो तो ये बुक रख के भी पढ़ा सकता हूँ पूरा,
तो इसलिए सही कर लो उसको, 24 मार्च कर लो। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास कितनी आर्मी हुई? लाखों में रही होगी। पता नहीं। एक जगह कलेक्ट नहीं थे, एक जगह, केवल यही सबसे बड़ी आर्मी, एक जगह कलेक्ट होने की बात की जा रही है। आर्मी तो ब्रिटेन की सबसे ज्यादा थी भाई। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, 24 मार्च कर लेना, और हैंग अप किया करना 8 अप्रैल को। कर लिए सही? सेंटेंस क्लियर है? ये वाला इजी है। आगे बढ़ूं। Some days later, some sepoy of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new catterics, which were suspected to being coated with the fat of cow and pigs. Easy है। बाद में कुछ और बटालियन ने भी उस राइफल को चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि राइफल्स में जो कारतूस लगते हैं उसके कवर पिग और काऊ के स्किन से बने हैं। सब बता चुका हूं आपको। सेंटेंस इजी है। आगे बढ़ रहा हूं। 85 sepoy were dismissed from service and sentenced to 10 years jail for disobeying their officers. This happened on 9 मई 1857. जब 9 मई को मेरठ में रेवोल्यूशन हुआ था, उस दौरान लॉर्ड कैनिंग ने एक्शन लिया और लगभग कितने बोला 85 लगभग 85 सिपाही को क्या किया, डिसमिस कर दिया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दी। यही उनका जेल भेजना खतरनाक हो गया। हम अगर आपके आर्म्स नहीं चला रहे हैं क्योंकि उससे हमारा रिलीजन खराब हो रहा है, तो उसके बदले आप हमें जेल में क्यों डालते रहे? आप हमें पीजन कह ही नहीं सकते, आप देशद्रोही मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अपने रिलीजन को पूरी तरह खराब करके आपकी बातों को नहीं मान सकता। इसके बदले आपने क्या किया, सभी को पता चला, जेल में डाल दिया, और यही जेल में डालना आपके लिए खतरनाक बन गया, क्योंकि इस बैरम खान ने कलेक्ट किया अपने पूरे आर्मी को। जब कई लाख सेना मेरठ में पहुंची तो कहा जाता है मेरठ में एक भी अंग्रेज नहीं था, सब वहां से भाग लिए। हाँ, जो मिले उसे बैरम खान ने मार दिया और सभी को वहां से लेकर वहां से चलना स्टार्ट किया, और 11 मई को आकर पहुंचा है दिल्ली में अपनी 5 लाख आर्मी के साथ। क्लियर? बहादुर शाह जफर ने कहा, ये क्या बात है, आप लोग कहां से आ रहे हैं? इसने बताया, समय आ गया है लड़ाई लड़ने का, आप भी पेंशन ले रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं एक बार फिर इंडिया का सबसे बड़ा इंपरर बनाऊंगा। मैं वही शासन फिर से लाऊंगा जो कभी अकबर और औरंगजेब जैसे शासक यहां पे करते थे। जफर ने जब आर्मी देखी, जफर भी खुश हो गए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहां बख्त खान ने इनके आर्मी और अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और तुरंत वहीं पे लेक्चर दिया। उस बैरम खान, अच्छा नहीं, दोनों नाम है, ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी ध्यान में आ गया। वही दूसरा नाम इसका सोच रहा था नाम क्या है, याद रखना, बख्त खान भी इसी का नाम है, लिख लेना। तो वही सोच रहा था, इसका एक नाम और है इतिहास में, ध्यान से उतर रहा था, बख्त खान है, इसी नाम से इतिहास में लिखा गया है, मार्क्सवादी लिखते हैं। बैरम खान तो ऐसे बुलाने वाला था। ठीक है, वहीं पे कहा जाता है इसने आर्मी को कलेक्ट किया और कहा आर्मी के हर एक टुकड़ी इंडिया के हर एक स्टेट में जाएंगे, 5-5 लोग जाइए, अगर वो ब्रिटिशर से नाराज हैं तो वो उठाएं आर्म्स, वेपन उठाएं। बैरम खान, ये बख्त खान उनके साथ है। पता चला 5-5 लोग हर एक स्टेट में चले गए, कोई झांसी गया, कोई अवध गया, कोई कहीं गया, बिहार गया, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में चले गए, और जो जो नाराज थे उन सब ने क्या किया, वेपन्स को उठा लिया, क्योंकि अब नाराज किंग नहीं, नाराज उनकी आर्मी है। सब क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लाइन में कोई कंफ्यूजन, वर्ड में कोई कंफ्यूजन? बोलो। दिल्ली 11 मई को पहुंचे थे, 10 मई को रात में, लेकिन 11 मई को इसने सबको संबोधित किया है। बख्त खान नाम ध्यान में रखना, बख्त खान एग्जाम में आता है। कार्टिलेज बटालियन जो छोटी होती है। और आगे बढ़ूं, कहां पहुंचे? 9 मई 1857 हो गया। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो मेरठ के सैनिक भी, उन्होंने भी क्या किया, उनके साथ पार्टिसिपेट करके उस सेना की आर्मी की संख्या को और बढ़ा दिया। ऑन 10th में, नोट करना, 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाही। उन्होंने क्या किया, 10 मई को जितने भी मेरठ और दिल्ली में जेल थे उन सब पे अटैक किया और अपने सिपाहियों को आजाद किया, क्योंकि अब सेना बनानी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ठीक, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। दे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनिशन, मींस क्या होता है,
गोलियां, कारतूस जिसको बोलते हैं, एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगी। उन्होंने क्या किया, उनकी सारी संपत्ति, उनके गन कारतूस को सब कब्जे में किया। इतना ही नहीं, उनके जो बिल्डिंग घर थे उनको भी कब्जे कर लिया और नारा दिया कि फिरंगी से रिवेंज लेने का समय आ गया। फिरंगी यानी गोरे, गोरे यानी अंग्रेज। ठीक है, अपने ऊपर मत ले लेना, अंग्रेजों की बात हो रही है। ठीक है, द सोल्जर्स वेयर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सोल्जर्स ने सोच लिया था कि ब्रिटिश के हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया से एंड खत्म कर देंगे, अब यहां कोई ब्रिटिश रूल चलेगा नहीं। बट who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question, the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि बहादुर शाह जफर अगर चले गए तो उसके बाद इंडिया में क्या रहेगा, क्योंकि उनका बेटा मात्र 2 साल का था। क्लियर? और पूरे इंडिया को कैसे लीड करोगे, क्या इंडिया में व्यवस्था करोगे, आपसे ये पब्लिक क्वेश्चन पूछ रही थी और जानना चाह रही थी। ब्रिटिश को भगा दोगे, चलो ठीक है, उसके बाद तुम इंडिया में करोगे क्या भाई? कौन तुम्हारे यहां पढ़ा लिखा है? तुम लोग तो मॉडर्नाइज ही नहीं हो पाओगे। वर्ल्ड मॉडर्नाइज हो रहा है, इंडिया को भी मॉडर्नाइज होना चाहिए। बहादुर शाह जफर बाई चांस खुदा ना खास्ता मर गया, तब इंडिया को पूरे कौन लीड करेगा? बख्त खान पढ़ा लिखा नहीं था, किसी इंसान को क्या जरूरतें हैं इसे पूरा करने वाला कोई इंडिया में नहीं था ब्रिटिशों को छोड़कर। जनता ये जानना चाहती थी कि उसके बाद आप क्या करोगे। क्लियर? आपका जो पढ़े लिखे लोग जो आए हैं, आपको पता होना चाहिए 80-60 के बाद आए हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब लोग 80-60 के बाद आए हैं। लेकिन आप 80-57 के बाद क्या करेंगे? ठीक, जनता ये जानना चाहिए ना भैया। चलो अंग्रेज भाग गए, यहां से मर गए अंग्रेज, के बाद हम लोग को क्या सारी सुविधाएं मिलेंगी? कैसे मिलेंगी? तुम तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, ट्रेडिंग वगैरह कैसे होगा? अरे तो 3 साल बहुत है, 3 साल में 36 मंथ होते हैं और एक एक दिन बहुत खतरनाक होता है फार्मर्स के लिए। उनकी धन संपत्ति, उन्हें इरिगेशन करने के लिए जब पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए जो पैसा नहीं मिलेगा, बख्त खान तुम वो पैसा कहां से दोगे? कम से कम अंग्रेज उन्हें पैसा देते हैं, नहीं तो मैं एक ही दाना पाता हूं खाने को, लेकिन कम से कम मैं कल्टीवेशन तो करता हूं, प्लांट प्रोडक्शन तो करता हूं। वो तो बंद हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास वार के बाद पैसा ही नहीं बचेगा, अंग्रेज ही चले जाएंगे सारी संपत्ति लेके। चलिए, फिलहाल ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगा क्योंकि आपका रेवोल्यूशन सफल नहीं हुआ है। जब आता तब का तब देखा जाता, लेकिन फिलहाल जनता ये जानना चाहती थी कि 80-57 के बाद आप क्या करेंगे। क्लियर? आज का लेक्चर यहीं पे ठीक। नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे। आपका लेक्चर थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है बाबू, घबराइए मत, कल खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। आपको थोड़ा समझाना भी पड़ता है ना, और समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लगता ही है उसमें। हिस्ट्री है ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं समझिए पढ़ाया। अभी जब महात्मा गांधी वादी एंट्री करेंगे तब हिस्ट्री खतरनाक बनेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा